हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक सेकंड के लिए सोचिए कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए और आपके सामने 3 रास्ते हैं। पहला, सब कुछ निफ्टी 50 में डाल दो। दूसरा, एफडी में रख लो और इन्फ्लेशन से हारते रहो। जीतने की बात नहीं कर रहा, हारने की बात कर रहा हूं। और तीसरा, एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जो मार्केट गिरे तब भी टूटे नहीं और जब चाहे आपको एक बेहतरीन मौका मिलता रहे। तो भैया, ये 3 चीज आप सुनते हो और मैं तीसरा चीज बताऊंगा, क्योंकि वही है आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी। 5 ETF जो मैं खुद चूज करता हूं, अगर मुझे सिर्फ 5 रखने हो, क्योंकि बहुत सारे लिस्टेड, हजारों में लिस्टेड ETF है, तो मैं ये 5 क्यों चुन रहा हूं, क्या विचार है, क्या रियल डेटा है, उसके आधार पर बताऊंगा। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर देना। तो पहले समझना प्रॉब्लम को एक डेटा से। 2010-11 में गोल्ड नंबर 1 परफॉर्मर था, सबसे ज्यादा रिटर्न। 2013 में उसी गोल्ड ने 18% का लॉस दिया। 2014 में भी 2% बस, और 2015 में फिर से 7% माइनस, और 3 साल लगातार। तो अगर सोचो कि 2011 में आपने सब कुछ गोल्ड में डाल दिया होता तो 2013 में आप पैनिक में होते। यही प्रॉब्लम है सिंगल एसेट कंसंट्रेशन की, और प्रॉब्लम इसको सॉल्व करता है एसेट एलोकेशन। मतलब अपना पैसा अलग अलग बकेट में डालो, जब एक गिरता है तो दूसरा थामता है। पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क कम होता है बिना रिटर्न सेक्रीफाइस किए, बराबर। तो अब पहला ETF आता है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ETF। तो अब आप कहोगे मिड कैप ही क्यों, निफ्टी 50 क्यों नहीं? क्योंकि डेटा बोलता है, पिछले 20 साल का CAGR देखोगे तो निफ्टी 50 का 13% है और मिड कैप 150 का 16.9%, और 20 साल में तुम्हारा पैसा 22.8 टाइम हो जाता। और सिर्फ एक टाइम पीरियड की बात नहीं है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, लगभग हर हॉरिजॉन पे मिड कैप ने निफ्टी 50 को बीट किया। तो आप बोलोगे कि ज्यादा रिटर्न मतलब ज्यादा रिस्क, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। निफ्टी की जगह अगर हम मिड कैप 150 की अगर वोलेटिलिटी की बात करें एनुअल बेस पे, तो स्मॉल कैप 250 से कम है और रिटर्न बेहतर, मतलब लेस वोलाटाइल होकर भी बेहतर परफॉर्म किया है। और ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, हाई रिटर्न लेकिन रिस्क कंट्रोल में। और यही वजह है कि मिड कैप 150 मेरा पहला पिक है। ETF चूज करते वक्त 2 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है, लिक्विडिटी यानी एवरेज 3 मंथ ट्रेडिंग वॉल्यूम, दूसरा है एक्सपेंस रेशियो, जितना कम उतना बेहतर, राइट। और एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट 0.05% तक की कहानी आती है। तो मैं कोई रेकमेंडेशन इसलिए नहीं दे रहा, आप खुद लिक्विडिटी चेक करो, आप खुद एक्सपेंस रेशियो देखो और डिसाइड करो। फिर दूसरा आता है नेस्डेक 100 का। अब यहां पर एक लॉजिक है जो मैक्सिमम लोग मिस कर देते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ अलग सेक्टर नहीं होता है, जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है। यानी हम इंटरनेशनल भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेस्डेक 100 और निफ्टी 50 का कोरिलेशन देखो, सिर्फ 23% का कोरिलेशन, मतलब अगर इंडियन मार्केट गिरा तो नेस्डेक का गिरना गारंटेड नहीं है, और ये ट्रू डाइवर्सिफिकेशन है। दूसरा एंगल है रुपीज डिप्रिशिएशन। पिछले 25 साल में रुपया हर साल एवरेज 2 से 3% डिप्रिशिएट हुआ है डॉलर के अगेंस्ट में। इसका मतलब जब तुम नेस्डेक में रुपीज से इन्वेस्ट करते हो तो उस मार्केट के रिटर्न के ऊपर तुम्हें करेंसी गेन भी मिलता है। एग्जाम्पल ले लो, 2013 में नेस्डेक 100 ने डॉलर में 38.9% दिया, लेकिन इंडियन रुपीज टर्म में पता है 57%, क्योंकि उस साल रुपया 13% डिप्रिशिएट हुआ। अगर 15 साल का हम डेटा देखेंगे तो नेस्डेक 100 INR टर्म में अगर हम देखें तो 25% एनुअल CAGR, 10 साल में देखें तो 24.5%, 5 साल में देखें तो 22%, और अभी ऑल टाइम हाई के पास है, राइट। तो इसको बोलते हैं थॉट प्रोसेस कि हम क्यों जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं। और अभी आप लोग क्या करते हो, बस एक ही जगह। तो ये गलत है, हमें गलत को बंद करना होगा, हमें सही तरीके से जाना होगा, हमें इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड करना होगा। अब इसमें तीसरा ETF आता है गोल्ड का। अब जैसे गोल्ड में तेजी हुई थी, सबको गोल्ड में सारे पैसे लगाने थे, गिरा तो सब लोग फंस गए ना। ये भी डाइवर्सिफिकेशन का एक पॉइंट समझ के चलो। और याद रखो, गोल्ड करेंसी नहीं है, कमोडिटी है। रिपीट करूंगा, करेंसी नहीं है, कमोडिटी है। जितना जल्दी याद कर लोगे उतनी जल्दी हमेशा तकलीफ नहीं होगी। और मतलब आप ये कह लो कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन जाओ, 3000 BC से लेकर अब तक गोल्ड की वैल्यूएशन है, इंडस वैली, रोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, और अब US डॉलर डोमिनेंस। करेंसी आती गई जाती गई, डॉलर हमेशा रहा। और एक और डेटा पॉइंट जो दिमाग हिला देगा, 2000 में 5000
कैश के रूप में अगर रखते तो 2025 में उसकी वैल्यू सिर्फ 1500 रुपए होती। वाई? ड्यू टू इन्फ्लेशन। वही 5000 रुपए अगर गोल्ड में लगाते तो उसकी वैल्यू होती 1,19,000 से भी ज्यादा, 22 गुना। अब यहाँ पर गोल्ड ETF फिजिकल गोल्ड से क्यों बेहतर है? फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्ज, स्टोरेज, चोरी का डर, प्योरिटी का सवाल। गोल्ड ETF में डीमेट अकाउंट में स्टॉक की तरह खरीदो, से भी रेगुलेटेड है, जीरो स्टोरेज चार्ज, एक्सपेंस रेशियो 0.3 से 0.5% के पास। लिक्विडिटी के बेसिस पर टॉप नेम गोल्ड ETF आता है। डीमेट अकाउंट ओपन करके सपोर्ट कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों इतनी अच्छी सारी चीजें सिखाता हूँ, अगर आपका अकाउंट हो अपने परिवार के साथ करो। चौथा आता है सिल्वर ETF। अब सिल्वर का बुल केस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डुअल नेचर का प्राणी है, एज अ कमोडिटी भी और एज अ कमर्शियल भी, यानी मेटल भी है और कमर्शियल यूज भी है। क्योंकि लोग सिर्फ ज्वेलरी के बारे में सोचते हैं, बट इसका यूज इंडस्ट्री में हो रहा है। ईवी बैटरी, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, और 60% की डिमांड 2024 में सिर्फ इंडस्ट्री से आई। और आपको लगता है कि जो इंडस्ट्री मैंने बताई है उसकी डिमांड खत्म होने वाली है? आंसर है नो। जितनी ज्यादा ईवी, जितनी ज्यादा सोलर पैनल चीजें बनेंगी, वहां पर डिमांड बढ़ेगी। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, 2020 के बाद से सिल्वर का सप्लाई डिमांड गैप लगातार डेफिसिट में है, मतलब डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, राइट? तो नेक्स्ट पॉइंट क्यों मैंने ये बोला, ये अब आता है पांचवा, लिक्विड ETF। ये वो ETF है जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है। अंडररेटेड का मतलब लोग इग्नोर करते हैं या पता ही नहीं है, या अगर पता भी है तो इसके अरे यार कौन ETF में जाएगा। गलत। मेरे को लगता है ये लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक है अगर आप लिक्विड ETF को इग्नोर करते हो तो। अब समझो कि आपके पास 5 लाख है, बराबर, और आप वेट कर रहे हो कि गोल्ड थोड़ा सा करेक्ट हो जाए, सिल्वर थोड़ा और बढ़े, मतलब किसी भी एंगल से आप वेट करते हो कि मुझे एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिलेगा और तब मैं लूंगा। और आपने क्या किया? अपना पैसा बैंक में रख दिया। प्रॉब्लम 1, बैंक सेविंग अकाउंट देता है 2 से 3% और लिक्विड ETF देता है 6 से 8%, यानी अच्छा खासा रिटर्न आप छोड़ रहे हो। दूसरा, पैसा अकाउंट में पड़ा रहे तो खर्च हो जाता है, ये इंसानी फितरत है, कुछ ना कुछ आ ही जाता, आज ये नहीं तो कल वो। प्रॉब्लम तीसरा, अगर मार्केट में सडन अपॉर्चुनिटी आई, करेक्शन आई, तो तुम तुरंत नहीं हो, क्योंकि कैश आइडियल नहीं होता है। और लिक्विड ETF एक पार्किंग लॉट की तरह है, अपनी कार पार्क करो, जब रोड पे जाना हो निकालो, खेल खत्म। यानी रेंट भी आ रहा है पार्किंग लॉट से, और प्रैक्टिकली आप सही टाइम पे ऑन द स्पॉट यूज भी कर रहे हो। अब करोगे कैसे यूज? मान लो कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड बेचा, प्रॉफिट बुक हुआ, उस पैसे से सीधा लिक्विड ETF लो, सीधा। अब यहाँ पे एक चीज और है, आप इमरजेंसी फंड में भी थोड़ा सा पैसा डाल सकते हो, और जीरोधा का लिक्विड ETF है इन्हीं सब कामों के लिए। और इन सब का पता है एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है और रिटर्न ऑलमोस्ट सेम। तो अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो अब इसमें आएगा किसको कितना लगाना चाहिए। देखिए, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, यंग एज वाले, और लंबा सोच रहे हैं, तो मिड कैप 50 में 40%, नेस्डेक 100 में 20%, गोल्ड में 15%, सिल्वर में 10%, लिक्विड ETF में 15%। अगर मॉडरेट इन्वेस्टर हो, यानी मिड एज वाले, बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, तो मिड कैप 150 में 30%, नेस्डेक 100 में 15%, गोल्ड में 25%, सिल्वर में 10%, लिक्विड ETF 10%। अगर कंजर्वेटिव हो, कैपिटल प्रोटेक्शन चाहिए, मिड कैप 150 20%, नेस्डेक 100 10%, गोल्ड 30%, सिल्वर 10% और लिक्विड ETF 30%। अब ये परसेंटेज कोई फिक्स नहीं है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें चीजें बदलेगी मार्केट कंडीशन के हिसाब से, एज के हिसाब से, गोल के हिसाब से, क्योंकि गोल बहुत मायने रखता है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट सी चीज आती है जो लोग इग्नोर करते हैं, वो होता है रीबैलेंस। मान लीजिए आपने एग्रेसिव एलोकेशन की 40% मिड कैप, 15% गोल्ड में, एक साल बाद गोल्ड बहुत बढ़ गया, और आपका एलोकेशन क्या दिखेगा? अगर गोल्ड बढ़ गया है तो 30% मिड कैप, 25% गोल्ड। तो क्या करोगे? गोल्ड को थोड़ा सेल करोगे, मिड कैप में डालोगे, पोर्टफोलियो को वापस ओरिजिनल एलोकेशन पे लाओगे। ये रीबैलेंसिंग साल में एक बार करो, या जब कोई एसेट क्लास अपने टारगेट से 5% से ज्यादा शिफ्ट हो जाए। इसका फायदा क्या होगा? ऑटोमेटिक बाय लो सेल हाई हो जाता है, बिना इमोशन के, बिना टाइमिंग के। ये एक सिंपल हैबिट है जो लॉन्ग टर्म में बहुत 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 बड़ा फर्क दिखाती है। किस में? रिटर्न के मामले में। नया सीखा हो तो लाइक करना और कमेंट में बताना कि किसी ने बताया नहीं। इसलिए बोलता हूँ डीमेट अकाउंट ओपन करो, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है भैया, सपोर्ट करते रहो, बहुत अच्छी चीज बताएंगे। और यूट्यूब मेंबरशिप से नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ जाना, बहुत चीजें मिलेंगी। ये 5 ETF आपके पास हैं नहीं है, कैसा लगा कमेंट में बता के लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।